तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2023 में, जिसमें हम लगातार बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह एग्जिट पोल में तमाम एजेंसियां कांटे की लड़ाई दिखाते हुए अपनी सहूलियत का इंतजाम कर रखी हैं। ये टिप्पणी पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही राज्यों में जिम्मेदार सर्वे एजेंसियां दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सरकार बना रही हैं। थोड़ा बहुत अंतर करते हुए कमोबेश ये बता रही हैं कि देखो भाई, कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है, भाजपा भी सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहानी यूं जाहिर की जा रही है कि देखो, कांग्रेस को बढ़त है, पर इतनी भी बढ़त नहीं है कि भाजपा को पूरी तरीके से रोक पाए। भाजपा भी सरकार बना सकती है। अपवाद स्वरूप चाणक्य है, जो भाजपा की कोई संभावना नहीं देख रहा है। सीधे तौर पर अगर देख रहा है तो कांग्रेस की 57 सीटों के साथ स्पष्ट जनादेश के रूप में आकलन कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहानी जस्ट उलट है। मध्य प्रदेश में सर्वे एजेंसियां कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को बढ़त दिखाती हैं, युद्ध जता रही हैं कि देखो, सरकार तो कांग्रेस की बनने जा रही है, पर अगर भाजपा की भी बच जाए तो ये मत समझिएगा कि हम आंकड़ों में कहीं गलत हो गए। कुल मिलाकर ये कहानी है। लेकिन राज्य तो 5 है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो अब हम संतोष पांडे और शैलेश त्रिवेदी जी से बातचीत करें उससे पहले उन 3 राज्यों पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में मेरे पास जो आंकड़े हैं उनमें जन की बात, भारतीय जनता पार्टी 100 से 122। स्पष्ट है कि यहां पे 200 विधानसभा सीटें हैं, 199 सीटों पर वोट गिरे हैं। एक सीट पर चुनाव स्थगित हो गया क्योंकि वहां पर अधिकृत प्रत्याशी जो राजनीतिक दल के थे राष्ट्रीय, उनका असामयिक निधन हो गया। 199 में 100 से 122 मतलब स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। सामूहिक नेतृत्व में इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया चेहरा नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। तो ये आंकड़ा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह तथाकथित होने के बावजूद भी आंकड़ा कांग्रेस का 62 से 85 मतलब बहुमत से दूर नहीं, बहुत दूर, ऐसा कुल मिलाकर जन की बात कहता है। टाइम्स नाउ ईटीजी 110 से 128 भारतीय जनता पार्टी, बहुमत से बहुत ज्यादा, 110 से 128। कांग्रेस 56 से 72, बहुमत से दूर नहीं, बहुत दूर। टीवी 9 पोल स्टार 100 से 110, 90 से 100, बराबरी में खेल रहे हैं। देखो भाई, कोई भी कर सकता है। पर इंडिया टीवी CNX 111 भाजपा, 74 कांग्रेस, अन्य 14। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन की बात और टाइम्स नाउ ईटीजी ये अन्य को एक भी सीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान का इतिहास बताता है कि वहां पे अन्य ठीक ठाक संख्या में आते हैं और इतनी संख्या में आते हैं कि वो दहाई तक भी पहुंच जाते हैं। बहरहाल ये तो थी राजस्थान की बात, जहां पर अशोक गहलोत की सरकार अगर बच जाएगी तो अचंभे की बात होगी। तेलंगाना के संदर्भ में अभी आंकड़े बहुत स्पष्ट आए नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में अभी वोटिंग खत्म हुई है। हो सकता है कुछ सेंटर पे तो वोटिंग अभी भी चल रही हो, जो 5 बजे तक मतदान केंद्र में पहुंच चुके होंगे। पर वहां के संदर्भ में जन की बात ने अपना आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसमें BRS, भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति होती थी, चंद्रशेखर राव जिसके प्रमुख हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने लगा कि अब बहुत हो गया राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए, देश का प्रधानमंत्री वगैरह बना जाए। तो उन्होंने अपने राजनीतिक दल को राज्य से राष्ट्रीय कर लिया, नाम से कम से कम, पर राज्य उनके हाथ से फिसल रहा है, ऐसा जन की बात हमें बता रहा है। क्योंकि 40 से 55 सीटें 119 में से दे रहे, जबकि स्पष्ट तौर पर बहुमत के लिए वहां पे 60 सीटें चाहिए। तो 40 से 55 भारतीय जनता पार्टी ने दम बहुत शुरुआत में भरा था, लेकिन कुल सीटें 7 से 13, अगर इतनी भी आती हैं तो वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि उसकी सीटें कभी इतनी आई नहीं है। कांग्रेस, जिसने तेलंगाना राज्य बनाया था और उसके साथ में अपनी कब्र मानो खोद ली थी, वो कब्र से बाहर आती हुई दिख रही है। 48 से 64 ये कांग्रेस के संदर्भ में आंकड़ा है, अन्य 4 से 7। मिजोरम के संदर्भ में कांग्रेस 5 से 9, मिजोरम नेशनल फ्रंट 10 से 14, ZPM 15 से 25, भाजपा 0 से 2, मतलब 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कोई बहुत हैसियत इस राज्य में बची नहीं है, ऐसा जन की बात बता रहा है। इंडिया टीवी CNX 8 से 10 कांग्रेस को दे रहा है, 14 से 18 मिजोरम नेशनल फ्रंट को दे रहा है, ZPM को 12 से 16 दे रहा है, भाजपा को 0 से 2 दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये मिजोरम की स्थिति है। तो कुल मिलाकर वापस लौटते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ की सियासत के 2 दिग्गज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संतोष पांडे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पांडे जी, उम्मीद तो आपकी जागी है, पर बड़ी मध्यम सी, हल्की सी, धीमी सी, क्या कहते हैं, इतने में भी संतुष्ट हैं? किसी लायक नहीं समझे जा रहे थे, अब इस लायक समझे जा रहे हैं कि अपन सरकार भी बना सकते हैं? मुग्ध तो नहीं हो गए? अभी जो आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से और अनेक एजेंसियों का एग्जिट पोल देखा है जी,
उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। जी। और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक और हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, सभी में भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त करेगी, लीड करेगी। और आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो धरातल पर काम किया है जी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ यहां सरकार बनाएगी। तो संतोष पांडे जी, आप माना जाए कि आप इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकार रहे हैं, गलत है ये आंकड़े? आपको ध्यान होगा कि पिछले समय सारे एग्जिट पोल के आंकड़े भी गलत हो गए थे। अरे मैं तो एग्जिट पोल जो है जी लगभग रहता है जी। और जैसे आपने भी बताया उस समय कि एक चाणक्य को छोड़ करके और बाकी, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में जितने भी ये सारे जो एजेंसियां बता रही है उसमें कहीं ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और ये प्रमुख रूप से जो सरकार की विफलता रही है, जो कुशासन रहा है, मैं विनम्रता से आपको रोकता हूं थोड़ा सा। क्या है, आप देर में जुड़े तो एक बार बता दूं कि आंकड़े क्या बोल रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस, कांग्रेस 40 से 50, भारतीय जनता पार्टी 36 से 40, न्यूज टुडे 24 चाणक्य 33 भाजपा 57 कांग्रेस, जन की बात 34 से 45 भाजपा 42 से 53 कांग्रेस, एबीपी सी वोटर्स 36 से 48 भाजपा 41 से 53 कांग्रेस। एक भी सर्वे एजेंसी कांग्रेस के मुकाबले आपको वरीयता देने के लिए तैयार नहीं है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में इतना असहाय, इतना पीछे क्यों है संतोष पांडे जी? द्विवेदी जी, मैं आपको फिर से कहूंगा जी कि न तो असहाय है और न ही पीछे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी इस समय आगे है जी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्र में, शहर से लेकर के और वनवासी, आदिवासी, सुदूर अंचल में भी इस समय बढ़त रहेगी और हमारी बहुमत आएगी, सरकार बनेगी, इसमें आप कहीं संशय ना पालें। और अच्छी संख्या में हम आएंगे, बस्तर में भी आएंगे, सरगुजा में भी आएंगे, ये हमको विश्वास है। अच्छा ये बताइए पांडे जी, जो आप देख पाते हैं ये सर्वे एजेंसी वाले क्यों नहीं देख पाते? सबने देखा, ऐसा नहीं देखा जैसा आपने देखा। मैं सर्वे एजेंसी को एकदम नकार नहीं रहा हूं, किंतु इतना मैं कह सकता हूं कि आपने जो आंकड़े ये जो दिखा रहे हैं, ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी इसको पार करेगी और हमको विश्वास है हमारे काम के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारे जितने भी पदाधिकारी। अच्छा एक बात और बताइए शैलेश, आप बस्तर में जीत रहे हैं ये बता रहे हैं, आप सरगुजा में जीत रहे हैं ये भी बता रहे हैं, पर अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में कुछ नहीं कह रहे हैं। शैलेश जी बहुत बेचैन थे राजनांदगांव के लिए बात करने को, मैंने रोक के रखा था कि संतोष जी आने वाले तभी बात करेंगे राजनांदगांव की। तो भाई शैलेश जी बताओ यार, राजनांदगांव के लिए आप बहुत बात करने वाले थे भाई, बहुत बेचैन हो रहे थे आप उस समय, अब आ गए हमारे पास व्यक्ति बात करने के लिए। राजनांदगांव के विषय में भी बात करेंगे, बस्तर के भी विषय बात करेंगे। जी शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में? और वैसे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से भी ज्यादा आपकी दिलचस्पी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर थी। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, लेकिन मैं सुनूं शैलेश जी द्विवेदी को, उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सुनते। लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? न्यूज़ 24 और चाणक्य 57 के आसपास सीटें कांग्रेस में है, आपका आकलन क्या कहेगा? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई तैयारी कांग्रेस ने करके रखी है क्या कि मान के चलिए कि पूरा बहुमत है? पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है।
और जनता पे भरोसा है। सर लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी सकते? ऐसा नहीं कर पाएंगे। बाकी के राज्यों का कैसे? सर शुभकामनाएं देंगे। तो भाई ये थे भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। 57 का आंकड़ा जो टुडे चाणक्य के द्वारा दिया गया, उसके संदर्भ में उनका कहना है कि इससे ऊपर ही जाएंगे, पर उन्होंने कहा दिया 5 ऊपर नीचे। पर भाई 5 अगर जोड़ भी लिया तो 57 में 5 जोड़े तो 62 हुए। अब तो शैलेश जी मान जाओ कि 75 पार नहीं, मुखिया बोल दिया। क्या अभी भी कह रहे हो कि मुखिया को भी नहीं पता जो मुझे पता? नहीं, उनने 7-5 कहा ना, उनने कहा कि 5-7 को 7-5 कर लीजिए। कब 7 अभी भाई दोबारा चलवाना, जो हम नहीं सुन पाए वो माननीय शैलेश सिंह त्रिवेदी जी ने सुना है। जरा एक बार लोगों को पता तो चले उन्होंने क्या बोला है जी, तो उसे भी सुनवाएंगे। बहरहाल आप राजनीतियों पे आ जाओ, ये भी सुनवाऊंगा जरूर आपको। उन्होंने 7-5 नहीं बोला भाई, उन्होंने तो बोला था 5 ऊपर नीचे। नहीं 57 को पलट दीजिए, 75। चलो पलटवाते हैं, पर बहरहाल अभी तो राजनांदगांव के संदर्भ में आई है। राजनांदगांव में गिरीश देवांगन ने बहुत अच्छी टक्कर डॉक्टर रमन सिंह को दी है, और आश्चर्य मत करिएगा यदि गिरीश देवांगन वहां पर विजयी होते हुए नजर आए। मतलब आपको संदेह तो हो गया, यदि लगा दिया आपने, जीत तो नहीं रहे ना? यदि जीत रहे, गए गिरीश देवांगन ही जीतेंगे। अभी तो आप यदि बोल रहे थे। अंतर क्या कम हुआ? ज्यादा हो संतोष सकता है। पांडे जी बगल में बैठे, वैसे आत्मविश्वास मैं हिल तो गया। पांडे जी से वैसी भयभीत रहता हूं, आप तो जानते हैं। शैलेश जी बहुत ही होशियार आदमी है। और मैं तो ये कहूँगा इसमें कि जिस हिसाब से आप राजनांदगांव का यहाँ समीक्षा कर रहे हैं चुनाव की, थोड़ा सा पाटन का भी करना चाहिए जी और पाटन का इतिहास रहा है जी कि अपन पुराने पृष्ठों को इतिहास का पलटेंगे तो यही विजय बघेल जी जी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पटकनी पहले दे चुके हैं जी और वे हार चुके हैं। और इस समय भी जो वहाँ जो स्थिति बनी है और आखिरी में जनता बहुत कुछ कहने लगी है और वो 3 तारीख को पता चल जाएगा, यही हमारा भी कहना है। तो मतलब क्या चाहते हैं आप? दोनों लोग दोनों ही वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री को निपटाने की इच्छा के साथ हैं क्या भाई? पुराने प्रश्नों को पलटिए भाई, पुराने प्रश्न आपकी इच्छा से थोड़ी पलटेंगे, सारे पलटेंगे। तो हार तो डॉक्टर रमन सिंह के हिस्से में भी आई हुई है कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से, और भूपेश बघेल जी के भी हिस्से में आई हुई है। तो संतोष जी क्या था आपका आशय कि भाई प्रश्न जरा तसल्ली से पलटे जाए या केवल पाटन का पलटा जाए? नहीं, मैंने आपने जैसे कहा तो मैं आप राजनांदगांव के विषय में भी बता दूं जी। राजनांदगांव में डॉक्टर साहब के जो काम है जी चाहे एस्ट्रोटर्फ हो, जी। स्टेडियम हो, मेडिकल कॉलेज, और गांव में जो उन्होंने विकास किया है और जनता विकास के नाम पर और माननीय डॉक्टर साहब के सहृदयता, उनका व्यवहार आचरण, और राजनांदगांव की जनता इस समय फिर से विधायक के रूप में और माननीय डॉक्टर साहब को ही चुनेंगे, इसमें कहीं संदेह है। अच्छा एक बात बताइए, आपने बड़ा जोर दिया डॉक्टर रमन सिंह को विधायक के तौर पर ही चुनेंगे, आगे की कोई संभावना बची नहीं क्या उनकी? पहले तो विधायक ही बनते हैं और विधायक के बाद फिर हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कमेटी है, हमारे वरिष्ठ गण हैं, और उसमें जिस प्रकार से बैठक करके और विधायकों में जो भी सहमति बनेगी। नहीं थोड़ा विस्तार लेते हैं ना संतोष पांडे जी। आप तो क्या राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राजनांदगांव की जनता के मन में क्या है? डॉक्टर रमन सिंह विधायक ही रहे या राजनांदगांव की अभिलाषा है कि डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर दिखें? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व, इस लड़ाई को भी सब मिलकर के लड़े हैं। जिस प्रकार से आपने बताया ना, अभी मैं सुन रहा था संतोष भाई, कि पहले जैसे भरोसे हमने पार्टी का थोड़ी पूछा, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के मनोभावों को जानना चाहा। तो आप तो वहां के सांसद हैं, तो आपको तो पता होगा वहां की जनता के मनोभाव क्या है कि भाई बहुत हो गया डॉक्टर रमन सिंह जी, अब आप विधायक ही रहो, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई और दिखे। या नांदगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इन 5 साल में महसूस किया क्या मजा था ना जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो फिर अभिलाषा है कि एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हो जाए। तो नांदगांव की जनता की अभिलाषा क्या है संतोष जी, आप समझ पाए क्या? मैं वही बता रहा हूँ माननीय द्विवेदी जी। जी राजनांदगांव की जनता ने विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री बनाया जी, और इस समय भी निर्णय हमारा हाईकमान ही लेगा। पिछले समय भी
हमारा सब प्रकार की जो सिद्धांत रहा है, जो रीति नीति रही है, उसमें हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करती है। सामूहिक नेतृत्व में लड़ाई लड़े हैं और इसके विषय में आपका ये प्रश्न एक बार नहीं अनेक बार माननीय माथुर जी, मांडविया जी सबने इसका उत्तर दिया है और उसी आधार पर कि हमारे वरिष्ठगण निर्णय ये लेंगे। प्रश्न किसने किया अभी तक संतोष पांडे जी? मुझे एक बार तो बताइए जिसमें ये पूछा गया हो कि भाई नांदगांव की जनता क्या चाहती है। आपने ये सवाल कब किसके सामने देखा? नहीं, मेरा आपने जैसे कहा ना कि क्या सीएम नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? मुख्यमंत्री हम चाहते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं। डॉक्टर साहब तो हमारे अनुभवी हैं। या ऐसा तो नहीं संतोष पांडे जी कि शैलेश नितिन त्रिवेदी को राजनांदगांव के संदर्भ में उम्मीद इसीलिए गिरीश देवांगन के संदर्भ में जागी हुई है कि डॉक्टर रमन सिंह के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर संदेह वहां पर निर्मित हो गया है, इसलिए शैलेश नितिन त्रिवेदी की उम्मीद जाग रही है कि भाई छाया मुख्यमंत्री शायद चुन लिया जाए, क्योंकि गिरीश देवांगन में लोगों को भूपेश बघेल का अक्स दिखाया गया कि ये समझो कि भूपेश बघेल ही मैदान में आ गए। क्या कहते हैं संतोष जी? माननीय हिमांशु जी, न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी जी। और कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए आप जी। और कांग्रेस में ये देवांगन जी को और कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम आएंगे जी, अब आप फिर वही कहेंगे कि ये सारी एजेंसियां क्या फेल है जी, तो मैं कहूँगा कि ये जितने भी सारे पंडित हैं, विद्वता है, सबने मेहनत किया है, किंतु हमने भी कुछ किया है जी। और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो स्थिति बन रही है और जो जनता कह रही है वो मैं कह रहा हूं। मैं संभाग का प्रभारी हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बस्तर में आपने निर्णय लिया होगा, जो वहां से आपके पास छन करके आया होगा जी, उसमें ऐतिहासिक आप परिवर्तन देखेंगे। भाई अभी तो हम लेकिन राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र पे बात करेंगे। 8 सीटें हैं, तो 8 में क्या कहानी होने जा रही है संतोष पांडे जी आपके अनुसार? 8 में बहुत ही अच्छी लड़ाई हम सब ने लड़ी है, अपने कवर्धा पंडरिया से लेकर के और राजनांदगांव मानपुर मोहला तक। और मैं ये कहूँगा कि अधिकाधिक सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये अच्छी लड़ाई बड़ी खतरनाक शब्द होता है। आदमी शहीद होता है ना, तब भी यही बताया जाता है बहुत दमदारी से लड़े लेकिन शहीद हो गए। कितने पे शहीद हो रहे हैं आप? हम किसी में भी शहीद नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि इस समय मतलब 12 सीट है बस्तर की, जब बहुमत की आ रही है तो बहुमत में जो है कि 1-2 सीटें जो फंसी हुई है वो बात अलग है, किंतु हम अधिकाधिक सीट जीतेंगे। ये फंसी हुई कौन कौन सी है? उसमें 1-2 सीटें हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। कौन कौन सी उसमें है हमारी सीटें। क्या हो गया? अब तो वोट डल गए संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी का अपना राजनीतिक समझ किन सीटों को फंसा हुआ महसूस करता है, इसके संदर्भ में क्या संकोच? जी संतोष जी। जी 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 हमारी 1-2 सीटें हैं जिसमें बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, टक्कर है और उसमें हम जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं, संदेह। फंस भी गई है पर जीतेंगे भी। आप में से कोई है ना कुछ छोड़ना क्यों नहीं चाहता शैलेश जी? आप 12 की 12 जीत रहे हो बस्तर की। अच्छा संतोष जी, इस पे तो बताओ, जिस संभाग के आप प्रभारी रहे वहां पर शैलेश जी आपको एक भी सीट देने को तैयार नहीं, और जिस संसदीय क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से आप शैलेश जी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं। ये आप दोनों में राजीनामा क्या हुआ है? बता दें, मैं शैलेश जी से पूछना चाहूंगा, वास्तव में शैलेश जी बताएं कि आज जो इनके पूर्व अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और वर्तमान अध्यक्ष, मैं कहूँगा कि वास्तव में जो वहाँ स्थिति है जी, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहाँ विन कर रही है और जीत रही है, ये मैं आज आपके स्टूडियो में कह रहा हूँ। परिणाम के समय आप और देख लें। तो कुल मिलाकर बस्तर के संदर्भ में आपकी तो सारी उम्मीदों पे पानी डाल रहे हैं और आप खामोशी से सुन रहे हैं। एक संतोष पांडे की मौजूदगी के साथ आपका आत्मविश्वास इतना हिल गया? नहीं, मैं पांडे जी की बातों को गंभीरता से सुन रहा था जी। हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी जीतेंगे, पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी जीतेंगे, कवासी लखमा भी जीतेंगे, भानु प्रतापपुर कोई सीट, टिप्पणी नहीं की, आपको क्यों जोड़ना पड़ा? भानु प्रतापपुर सीट भी हम जीत रहे हैं। बस्तर में हम 12 में से 12 प्राप्त करेंगे।
और राजनांदगांव में इस बार हम 8 में से 8 प्राप्त करेंगे। 20 सीटें तो हमको बस्तर और राजनांदगांव से मिल रही हैं। शैलेश जी क्या चाहते हो आप, इस चर्चा की कोई गंभीरता रहे या नहीं रहे, या लोग इसे मनोरंजन के तौर पर ही देखें, मतलब 20 की 20 पूरे तरीके से? शैलेश जी 3 तारीख को भी मिलना है अपने को, भले ही आप कितने भी व्यस्त होंगे मतगणना में, तो ऐसा ना हो कि उस समय हम एक तरफ वो बाइट चलाएं और फिर आंकड़ा दिखाएं और फिर आपसे पूछें क्या हो गया है शैलेश जी आपकी राजनीतिक संस्कृति, तो कहीं कोई संशोधन करना चाहिए क्या भाई? थोड़ी बहुत तो गुजारिश रखे। संतोष जी ने बड़ी हिम्मत करके ये कहा 1-2 सीटें फंसी हुई हैं, ये नहीं बताया कौन सी फंसी हुई हैं, पर फिर भी अपने संसदीय क्षेत्र की 1-2 फंसी हुई उन्होंने मान ली। आप तो 20 की 20 ऐसा क्या कर रखे हो भाई जो 20 की 20 आपकी आ रही हैं? उनका अनुभव, उनका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है, विशद है, लेकिन मैं बेहद विनम्रता से कहूँगा कि इन 20 सीटों में हम जीतने जा रहे हैं। इन 20 सीटों में कोई भी सीट हम हारेंगे नहीं। अच्छा 20 आप जीत रहे हो तो भी एजेंसी आपको 50 से ऊपर नहीं पहुंचा रही है एवरेज में अगर देखें तो बाकी सीटों पर आपने किया क्या 70 में? और जबकि आपने महतारी योजना का काट करते हुए 15,000 का ऐलान दिवाली वाले दिन कर दिया, तो भी आप इतनी बुरी तरीके से निपट रहे हो। भाई आ तो 50 रही हैं, अब 50 में से 20 तो आप यहीं ले गए, तो ये 30 सीटें 70 में से तो क्या करके बैठे हो शैलेश द्विवेदी जी आप? नहीं, अभी जो एग्जिट पोल की एजेंसीज है वो एज दिखा रही हैं, लेकिन ये एज जितना वो दिखा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा है। हम लोग 75 पार के आंकड़े को निश्चित रूप से छुएंगे, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। अच्छा आप मतदाताओं को इतना राजी कर लेते, अपने नेताओं को राजी कर लेते, ये सर्वे एजेंसियों को राजी क्यों नहीं कर पाते भाई, जो आपके दावे के अनुरूप आंकड़े दिखा पाते, जो इतना दमदारी से आप बोल रहे हो? ये कहाँ चूक गए आप? इस स्तर पर मैनेजमेंट कहाँ रह गया आपका भाई? सर्वे एजेंसियों को कैसे कोई मैनेज कर सकता है, लेकिन हम थोड़ी लोगों देर ने पहले तो अमित शाह और मोदी जी का नाम आप ऐसे ही ले रहे थे। वो लोग तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान अभी तो आप हैं। बोले कि कौन मैनेज कर सकता है? हम लोग नहीं कर सकते। अभी तो हम कौन लोग- बोले थे, आपने ये थोड़ी कहा था हम मैनेज नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन अमित शाह और मोदी जी भाई की कौन मैनेज कर सकता है? मेरे पास शक्ति उसका के उत्तर बारे में- देने के लिए वो कौन से परे हैं? अरे रुकिए शैलेश जी, क्या है अब मेरे साथ में चुनाव के इंसाइक्लोपीडिया जुड़ गए हैं। नाम है गिरिजा शंकर जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोहताज तो वो पूरे देश में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तो हमारे अपने हैं ना। तो गिरिजा जी आपका स्वागत है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जो 2 टिप्पणियां किए साहब आपके जुड़ने से पहले तो ये बताया कि वो एजेंसियां क्या है, अब मोदी जी और अमित शाह जी हैं तो क्या कर सकते हैं, और अभी जब मैंने सवाल किया बोले यार इन एजेंसियों को कौन मैनेज कर सकता है? आप बताओ गिरिजा जी, ये एजेंसियां मैनेज होती हैं या नहीं होती है? आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है, चर्चा ऐसे करते हैं ना ताकि इन आंकड़ों को लेकर गंभीरता तो समझ में आए। ये मैनेज आंकड़े आ रहे हैं या एकदम निष्पक्ष आंकड़े आ रहे हैं? होते हैं वो अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग होंगे जी। और अलग अलग अनुमान होंगे, जी। लेकिन इनको कोई मैनेज किया जा सकता है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं इलेक्शन सर्वे से भी जुड़ा रहा हूं। जी। और दरअसल ये जो वेरिएशन आता है उसका कारण समझ लीजिए आप जी। कि जब हम कांटे की टक्कर बोलते हैं तो दरअसल कांटे की टक्कर ओवरऑल नहीं होती, जी। वो 15 से 20% सीटों पर वो कांटे की टक्कर होती है, जहां पर 1500 2000 वोटों से हार जीत का फैसला होता है। जी। उन सीटों को लेकर जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जो होता है उसमें जो उन सीटों को जिसकी तरफ रुझान वो सर्वे करने वाले पाते हैं, उस लिहाज से वो सीटें बांट देते हैं। और उन्हीं सीटों में यदि उनका जो अनुमान है एग्जिट पोल करने वालों का, उस कांटे की टक्कर की सीटों का यदि वो सही है तो फिर उनके आंकड़े बिल्कुल सही होते हैं। और कई बार वो कम चूंकि वोटों का अंतर होता है तो वो सीटें अनुमान से अलग चली जाती हैं, तो उससे कई बार एग्जिट पोल का अनुमान बिगड़ जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, 2-3 चीजें जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जितने भी अभी तक के जो एग्जिट पोल अलग अलग जो आए हैं, उनके आंकड़े आए हैं, उनसे एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जो मुहावरा है वो पूरी तौर पर खारिज होता हुआ दिख रहा है। चाहे सरकार कांग्रेसी बीजेपी की रिटेन कर रही हो या दूसरी पार्टी की सरकार बन रही हो, दोनों ही स्थितियों में जो अंतर है सीटों का दोनों पार्टी के बीच में उतना अधिक नहीं है। एक तरफा चुनाव नहीं जा रहा है। यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं भी बन रही है तो सीटें उनकी जो है वो 90 से ऊपर है। मध्य प्रदेश में वही हालत है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है। तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज इस पूरे चुनाव मैं थोड़ा इसे एक और विस्तार देना चाहूंगा कि जब से चुनाव हुए हैं ना, तब से इस बार लोग बड़े उलझे जैसे कि हो क्या रहा है।
क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये सर्वे एजेंसियां भी क्या होगा इसमें उलझ गई, इसलिए आंकड़े ऐसे लाके दे दिए हैं, ना तुम जीते ना हम हारे, कुल मिलाकर सबकी जय जयकार करते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो भाजपा की भी बन सकती है भाई। मध्य प्रदेश, कांग्रेस की सरकार बन रही है, भाजपा की भी रह सकती है। राजस्थान, भाजपा की बन रही है, अब कांग्रेस बच जाए, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, अलग अलग सर्वे एजेंसी जो है उनका उनके अलग अलग अनुमान हैं। अब ये देखना होगा कि जो सर्वे एजेंसीज हैं उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही है, उनके उनका जो जिन लोगों से बात की, सैंपल सर्वे। ना गिरिजा जी, ऐसा नहीं है ना, मैं थोड़ा आपके साथ में अपने आंकड़ों को एक बार फिर से पढ़ देता हूं, दर्शकों की सुविधा भी रहेगी, आपकी भी सुविधा। छत्तीसगढ़, इंडिया टुडे एक्सेस, 36 से 46, 90 सीटें हैं, 36 से 46 भाजपा। सरकार नहीं भी बन रही, सरकार बन भी सकती है। कांग्रेस 40 से 50, भाई सरकार बच भी सकती है, सरकार नहीं भी बच सकती है। कमाल है ना। जन की बात 34 से 45 भाजपा, कांग्रेस 42 से 53। एबीपीसी वोटर्स, जिसके साथ मिलकर हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं, 36 से 48 भाजपा, 40 से 50 कांग्रेस, 41 से 53 कांग्रेस। मध्य प्रदेश के संदर्भ में चले जाइए गिरिजा जी, इंडिया टुडे एक्सेस, जिसके पिछले सर्वे काफी सटीक माने गए हैं, काफी बेहतर साख चली आ रही है एक्सेस की। भाजपा 106 से 116, बहुमत के लिए चाहिए कितनी संतोष जी? 116, 230 है। और कांग्रेस 111 से 121। कहानी वही है कि भाई कांग्रेस की सरकार बन भी सकती है, भाजपा की बची भी रह सकती है। जी न्यूज सीएनएक्स, इसने थोड़ी सी एक पक्षीय अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें भाजपा 118 से 130 और कांग्रेस 97 से 107। जन की बात 110 से 123, 102 से 125। राजस्थान के संदर्भ में भी कहानी ऐसी है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे गिरिजा जी? वाकई मामला इतना उलझ गया है कि सामान्य आदमी तो नहीं खोज पा रहा, ये सर्वे एजेंसी वाले भी इस बार अपनी साख बचाने के लिए मध्य मार्ग अपना लिए हैं। क्या कहते हैं? दरअसल देखिए, उसके दो कारण हैं जी। एक तो कारण ये है कि इस चुनाव में आप देखेंगे कि मुद्दे कहीं नहीं थे। जी। दोनों ही पार्टियों के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जो सीधे निर्णय की तरफ मतदाताओं को ले जाए। जी। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी किसी पार्टी के पक्ष में या उसके खिलाफ में कोई लहर जैसी कोई स्थिति नहीं थी। तो इसीलिए ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रही है उसमें जो फंसी हुई सीटें जो है, कांटे की टक्कर वाली सीटें, वो हर राज्य में अधिक है। अब इन फंसी हुई सीटों को पर जो निर्णायक रूप से जो सर्वे होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ है, और इसीलिए न्यूनतम और अधिकतम सीटों का अंतर आपको काफी अधिक दिख रहा है। सामान्य तौर पर न्यूनतम और अधिकतम सीटों का अंतर जो है वो 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि 10-15 सीटों का अंतर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब अनिर्णय की स्थिति जो सर्वे कर रहे हैं उनके सामने भी मतदाताओं ने प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर जो ये अनिर्णय है, तो इसमें अब जरा मध्य प्रदेश को लेकर आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे। ऐसा रुझान जो दिख रहा है, इसके बीच में लाडली बहना कहीं दिख रही है आपको, या लाडली बहना आपको अभी कहीं नहीं दिख रही है? जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि लाडली बहना ने क्या किया है। नहीं, इन रुझानों से एक बात तो बहुत साफ दिखती, दो चीजें दिखती है जी। कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जो चुनाव का मुद्दा था, आप देखेंगे कि सेंट्रल मुद्दा मार्च के पहले तक दोनों ही पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं था जिसको लेकर चुनाव में जाएं। बीजेपी के पास जो अपनी उपलब्धियां बताने की बात थी, तो वो उपलब्धियां 16-18 साल के सरकारों की उपलब्धियां थी। जब दिल्ली के तमाम नेता बीजेपी के या मुख्यमंत्री या बाकी जब बात करते थे कि हम 7 लाख से 40 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई ले गए, या हम बिजली यहां से यहां ले गए, तो वो अपने 18 साल की बात करते थे। जबकि वास्तविकता ये है कि 15 साल के कार्यकाल का फैसला 2018 में हो चुका था। हर 5 साल में सरकारों के कामकाज का या विपक्ष के परफॉर्मेंस का फैसला हर 5 साल में हो जाता है।
तो इस 5 साल की बात करें, 1.25 साल कांग्रेस की और 3.5 साल लगभग बीजेपी की, तो दोनों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे वो लोगों के पास जाएं और कहें कि इस कारण से हमको वोट दीजिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने कोई बहुत प्रभावी भूमिका अदा की हो, ऐसा भी नहीं है। और 3.5 साल में बीजेपी ने कोई बहुत नई चीज कर दी हो जिसको लेकर जाएं, तो वो नहीं था। जब मार्च में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की, तो उसने एक तरह से चुनावी मुद्दा क्रिएट कर दिया। और आप देखेंगे उसके कुछ दिनों बाद ही कमलनाथ को लगा कि ये तो बहुत ही गेम चेंजर है, और उन्होंने भी वही योजना थोड़े पैसे बढ़ाकर देने की बात की। कांग्रेस ने उसमें जोड़ दिया 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो शिवराज सिंह चौहान ने उसको 450 में देने की बात कर दी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा चुनाव जो है वो देने नहीं देने, वादे घोषणा इन पर पूरा आके टिक गया। कांग्रेस को ये एडवांटेज नहीं था कि वो अपने वादों को अमल में लाए, वो वादों को सरकार में आने के बाद पूरा करने की बात कर रही थी। बीजेपी सरकार में थी चूंकि, तो उसने अपनी बहुत सारे वादों को, बहुत सारी घोषणाओं को उसने अमल में ला दिया। अब यही सारा जो बिना मुद्दे के चुनाव में, बिना लहर के चुनाव में जब व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली घोषणाओं के आधार पर चुनाव होगा, तो जाहिर है कि लोगों में एक तरफा रुझान किसी पार्टी की तरफ नहीं बनेगा। और जो ये जो गिरिजा जी, आपको बीच में रोकूंगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस समय इन रुझानों पर कुछ कह रहे हैं, वो आया हुआ, तो एक बार उसे देखते हैं। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार की बात करने वाली कांग्रेस 50 से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह मान रहे हैं? 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी ने अभी कहा है कि जो 57 जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल को 75 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे भाई, 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है। तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे। मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। तो कुल मिलाकर रमन सिंह हैं, काफी उत्साहित हैं इन आंकड़ों से। जो पार्टी 13 सीटों पे वर्तमान में हो, 2018 में 15 सीटें पाई हो, अगर उसको बहुमत तक भी पहुंचाया जा रहा है हाईएस्ट, तो डॉक्टर रमन सिंह अपनी पार्टी की संभावनाओं को हाईएस्ट पर देख रहे हैं और कांग्रेस का आकलन करते हुए लोएस्ट को देखना चाह रहे हैं। इस पर भी कोई टिप्पणी गिरिजा जी आपकी हो ही जाए? ये तो पॉलिटिकल दावे हैं, तो चुनाव घोषणा के पहले ही ये दावे शुरू हो जाते हैं और 3 तारीख तक ये दावे बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप को रियलिस्टिक जो आंकड़े हैं या अनुमान है उस तक नहीं जाने देना चाहती। यदि कांग्रेस अभी भी 75 सीट से ऊपर की बात कर रही है और बीजेपी यदि वो अभी भी 60-65 सीट की बात कर रही है, तो ये पॉलिटिकल दावे हैं, इसका कोई बहुत जमीनी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीनी रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। लेकिन संतोष पांडे जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखो भाई, क्या है, आप तो देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व आपको प्राप्त है, अमित शाह जी जैसा कौशल रणनीतिकार आपको प्राप्त है, और 2018 में आपका नारा भी था आपकी बार 65 पार। और फिर आपने ये भी बताया कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तो बदहाल हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ जो इस सरकार के दौरान नहीं हुआ हो, जैसे छत्तीसगढ़ की आन बान शान को बट्टा न लगा हो। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप 45, 48, 50 पर खुश हो रहे हो। ये 65 पार, 75 पार के संदर्भ में आप लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए। सब कुछ तो आपके पास था, सामने वाले की विफलता, आपकी सफलता, तो अभी लक्ष्य इतना कम क्यों? संतोष जी, इस पे थोड़ी दृष्टि दीजिए।
नहीं, अभी आने वाले जो परिणाम है उसमें ये दिखेगा। और इसमें आप जैसा बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसको जनता के सामने ले जाने के लिए यदि कोई जवाबदार पार्टी, और छत्तीसगढ़ में जो अपोजिशन में और जिसका दायित्व बनता है, जिसका सब प्रकार से उत्तरदायित्व है, उन्होंने किया। और उसमें आप देखें कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं होगी और जिसके, यानी कहें कि वो केजरीवाल के बाद कहें कि केजरीवाल से ऊपर कहें, कि जिस प्रकार से सट्टा में और जो घोटाले हुए हैं, महादेव जी के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, महादेव नाम से सट्टा का नाम रख करके, और जिस प्रकार से, और यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी से लेकर के आईएएस अधिकारी तक जेल के अंदर हों, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रदेश का क्या होगा जहाँ कोल में घोटाले। अरे मेरा तो इसको हमारा दायित्व था कि हम उसको लेकर के संतोष गए। जी, मेरा सवाल यही तो है आपसे, भाई आपके पास में इतना चमत्कारिक नेतृत्व और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को लेकर आपके अनुसार इतनी विफलता है, तो भी आपका लक्ष्य इतना कमतर क्यों रहा, जिसमें आप 50 में खुश हो जा रहे हैं। पिछली बार 65 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इस बार 65 पारा के संदर्भ में मुंह से शब्द नहीं निकाला। ये आप अपने लक्ष्य निर्धारण में इतने कमतर क्यों हो गए, इसके संदर्भ में संतोष पांडे जी कोई बताओ ना। हम तो सब कुछ आपके साथ ही खड़े हुए हैं, आप ही के अनुसार सारी बात को बोल रहे हैं, पर उसके साथ में ये सवाल कर रहे हैं कि अभी भी आप इस बात में खुश है कि देखो तमाम सर्वे एजेंसी हमको कोई 40, कोई 42, कोई 45, कोई 48, कोई भी आपको 50 पार नहीं करा रहा। संतोष पांडे जी, थोड़ा ये जानना था, एक तो आपका लक्ष्य इतना कमतर क्यों रहा, और इतना सब होने के बावजूद भी दूसरों की निगाह में भी आप इस लायक क्यों नहीं समझे जा रहे, ये सवाल है। नहीं, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस प्रकार से लक्ष्य इतना छोटा रखे हैं, ये आपका कहना है कि लक्ष्य जो है सरकार बनाना, और सरकार बनाने के लिए जो आंकड़े चाहिए हम उस आंकड़ों को पार करेंगे। या दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है, पिछली बार 65 पार के चक्कर में 15 में रह गए, इसलिए इस बार ऐसा कोई जोखिम नहीं लिया। इस समय सरकार हमारी जो है उन आंकड़ों को पार करेगी। कौन से? हम 55 सीट के आसपास आएंगे, आप देखते रहिए। और हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शैलेश जी, अब क्या कहते हैं, 45 पार नहीं 55? आपको याद आया अपना बचपन? मुझे याद आ रहा है अमित शाह जी का चरौदा की सभा का उद्बोधन जी, उन्होंने कहा था मिशन 65+ जी, और अभी जब आदरणीय पांडे जी बोल रहे थे तो उन्होंने 55+ की बात की। तो 15 सीटें मिली थी, इस बार 5+ की आशा रखिए। दहाई का आंकड़ा भाजपा बड़ी नहीं जल्दी छू पलट जाते हो भाई शैलेश द्विवेदी। अभी तक तो आप इनको 30 सीटों तक पहुंचा रहे थे, भाई 30 से ज्यादा नहीं आएंगी, 29 तक तो आप ही पहुंचा दिए थे। ऐसा अभी बातचीत में क्या हो गया जिसमें आप 5 पर आ गए, मतलब सीधे 24 सीटों का नुकसान संतोष पांडे जी के हिस्से में, मतलब ऐसा चमत्कार आपने कैसे किया? मैंने मतलब मुख्यमंत्री जी की अपनी बाइट क्या सुनी, आप इतना विभूत हो गए? मैंने उनको 30 सीटें नहीं दी, मैंने ये कहा कि 30 का आंकड़ा भी पार कर पाना मुश्किल है, लेकिन अगर वास्तविक आकलन करें तो जो अच्छा एक बात बताइए शैलेश पांडे, शैलेश जी, नितिन जी, ये 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, इसका आशय 5 सीटों पर सिमट जाना कैसे होता है? थोड़ा इतना समझा दीजिए, थोड़ा गणित थोड़ा कमजोर रहा मेरा शुरू से ही। तो आप जैसा कुशाग्र व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, हम तो यही समझ पाए, दर्शक भी समझ पाए भाई, अगर एक जिम्मेदार राजनेता एक राजनीतिक दल का मीडिया विभाग का जो कई वर्षों तक प्रमुख रहा हो, वो ये बताए कि देखो ये लोग 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा? तो इसके लिए मैं गिरिजा जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। आपकी तो उम्र हम सब के, मतलब पत्रकारिता की उम्र हम सब की उम्र से ज़्यादा है, थोड़ा आप ही समझाओ कि जब शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने ये बोला कि ये 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब कितनी सीटों तक पहुंच पाएंगे? थोड़ा आप ही बताओ ना गिरिजा जी। शैलेश जी मानने को तैयार नहीं है अब। देखिए, जो एग्जिट पोल के जो अलग अलग जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीटों का फासला बहुत ज्यादा नहीं है जी। और बहुत ज्यादा नहीं है का मतलब ये है, यदि 3% एरर को मान लें तो चीजें कई तरह से बदल सकती हैं। तो मुझे लगता है
कि जो बीजेपी और कांग्रेस का जो फासला 2018 में था, 2023 में वो फासला बहुत कम रहने वाला है। और ये मोटे तौर पर कोई भी ऐसा सर्वे मेरे सामने नहीं आया, एग्जिट पोल, जिसमें कि जो 2018 के चुनाव परिणाम है उसको रिपीट करता हुआ दिखा रहा हो। तो फिर जाहिर है कि बीजेपी 65 सीट का दावा ना करे या 55 सीट उसको न मिले, लेकिन कांग्रेस और उसके बीच में सीटों का अंतर बहुत ज्यादा होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा एक बात बताओ गिरिजा जी, छत्तीसगढ़ में पूड़ियां किसके घर बननी चाहिए इस समय, इस आंकड़े के आधार पर? जी मैं समझा नहीं, पूड़ियां? हाँ मतलब भाई जो सर्वे का रिपोर्ट आई है इसके आधार पर किसको अपने घर में कढ़ाई चढ़ा लेनी चाहिए, किसकी संभावना देख रहे हो आप? मेरे ख्याल से दोनों को, यदि सारे सर्वे एग्जिट पोल को देखें और यदि वो एग्जिट पोल लगभग चुनाव परिणाम के करीब पहुंचते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। भले ही उसकी सीटें 50 के आसपास हो, 55 हो या कम हो। और बीजेपी के लिए पूरी बनने का तो बहुत ही अच्छा मौका है। यदि 15 से यदि वो 40 में पहुंच जाती है तो उसको तो पूरी क्या मतलब रसगुल्ले मिठाई सब बना लेना चाहिए। क्या कहते हैं संतोष पांडे जी, अगर आप विपक्ष में भी रहते हैं तो भी आपको पूड़ियां और खीर का इंतजाम रखना चाहिए? नहीं, हम पूड़ी भी बनाएंगे, मिठाई भी खाएंगे और मिठाई भी सबको बांटेंगे जी, वो स्थिति रहेगी। पर शैलेश जी इसके संदर्भ में कोई दृष्टि देंगे, आपकी ये हालत क्यों हो गई भाई इस सर्वे के अनुसार, जिसमें आप घटते घटते यहाँ तक पहुंच रहे हैं? भाई यूं हाथ मत करिए ना, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है एग्जिट पोल की, अभी तो बात उस पर हो रही है, जब एक्चुअल पोल आएगा तब भी बात करेंगे। पर एग्जिट पोल में आया तो है ना, और उसे कुछ ना कुछ संजीदगी से तो आप ले ही रहे हो, तभी तो यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप बोल देते ऐसी फालतू चीजों के लिए समय कहाँ है मेरे पास, खुद चुनाव लड़ा रहा हूं, कहाँ इन चीजों में उलझा रहे हो? भाई आप गंभीरता से ले रहे हो, आपके बड़े बड़े नेता टकटकी लगाए इसे देख भी रहे हैं, फिर उसमें टिप्पणी भी दे रहे हैं, तो आपकी ऐसी हालत क्यों हुई? सर्वे कांग्रेस की एज दिखा रहे हैं जी, जितनी एज सर्वे दिखा रहे हैं कांग्रेस को उससे ज्यादा एज मिलने जा रही है जी। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं, पिछली बार भी एग्जिट पोल से कम सीटें मिली थी भाजपा को, एग्जिट पोल के अनुमान से कम सीटें मिली थी, इस बार एग्जिट पोल के अनुमान से बहुत कम सीटें भाजपा को मिलने जा रही हैं, ये मेरा आकलन है। बहरहाल मैं अब जो देना चाहता हूं वो महापोल देना चाहता हूं। महापोल का आशय होता है कि अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे के अंतर्गत रिपोर्ट लाई गई है उन सबको शामिल किया जाए और उनका औसत निकाला जाए। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब इस औसत को निकालने के लिए जाते हैं तो मेरे पास में 8 एजेंसियों के सर्वे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस जो 41 भाजपा को देती है, 45 कांग्रेस को देती है, 3 अन्य को देती है। टाइम्स नाउ ईटीजी 26 से 30 सीटें भाजपा को देती है। संतोष जी पूछ सकते हैं कौन सी एजेंसी है भाई? भाई ईटीजी के संदर्भ में पूछ सकते हैं। भाई ऐसा आंकड़ा आ रहा है तो आदमी को अधिकार बनता है। आप तो एकदम से इतने उत्साहित हो गए शैलेश जी, पहली बार आपके चेहरे पे मुस्कान देखी मैंने कार्यक्रम में। कांग्रेस 34 से 36 2-4, न्यूज 24 टुडे चाणक्य 33 सीटें दे रहा है भाजपा को, 57 सीटें दे रहा है कांग्रेस को। जन की बात 40 भाजपा 48 कांग्रेस, एबीपी वोटर्स 42 भाजपा 47 कांग्रेस, टीवी 9 पोल स्टार्ट 40 भाजपा 45 कांग्रेस, रिपब्लिक पी मार्क 38 सीटें भाजपा, अर्णव गोस्वामी का चैनल 48 कांग्रेस, इंडिया टीवी सीएनएक्स 35 सीटें भाजपा 40 सीटें कांग्रेस। महापोल का एवरेज ये बोलता है 39 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, 48 सीटें आ रही है कांग्रेस के पास, अन्य के संदर्भ में 1 से 3 सीटों का आंकड़ा है। कुल मिलाकर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से बस कुछ ज्यादा, भाजपा स्पष्ट जनादेश से कुछ पीछे, ये कहानी। संतोष पांडे जी आपकी टिप्पणी। ये जो आपने पोल दिखाया है, मैं इसके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बढ़त रहेगी और हम चुनाव में लीड करेंगे, हमारी संख्या अच्छी रहेगी और हमारी सरकार यहाँ बनेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। यही आपसे कहना है। कुल मिलाकर संतोष पांडे ने कहा पोल अपनी जगह आता रहा है, भरोसा हमारा अपनी जगह बना रहा है। हमको अपने कार्यों पर विश्वास है। हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारी से लेकर के
और जमीनी कार्यकर्ताओं ने भी, हमारे सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और इस सरकार की जो आपने विफलता इतना काम रही, किया, इन एजेंसी को क्यों नहीं दिखा? ठीक है, एजेंसियां देख लेगी, बाद में हमारे कामों का परिणाम जो भाई आएगा। आपसे ये सवाल इसलिए कर लिया कि भाई काम तो आपने पहले भी बहुत किया था, ऐसा आपने बताया था 2018 में, तब जनता को नहीं दिखा। इस बार जनता को क्या दिखा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, पर एजेंसियों को नहीं दिखा इस बार। बराबर परिणाम जब आएगा तो एजेंसियां भी देख लेंगी। चलिए नितिन त्रिवेदी भाई, 75 पार, 57 को 75 कर लो, इतने से ही हो जाता है क्या? क्या हो गया आपके साथ? कुल मिलाकर जैसे तैसे 48, 71 पर खड़ी हुई पार्टी, 48, घबराहट कुछ है? मैं तो रमन सिंह बोल सकते हैं। रमन सिंह जी कांग्रेस की जो लोएस्ट सीट का आंकड़ा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसको लेके अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पांडे जी की बात पे विनम्रता पूर्वक आपत्ति करूंगा। जो भरोसे की बात वो कर रहे थे, भरोसे पे तो हमारा कॉपीराइट है। जनता का भरोसा हमने जीता, भरोसे की सरकार हमने चलाई, भरोसे का नारा हमने दिया, हमको मिलेंगी 75 सीटें, हम आश्वस्त हैं। अरे भरोसा तो आपके संदर्भ में 4 महीने में डिग गया था भाई। दिसंबर में मिला भरोसा, 90 में 68 सीटें जीते। 4 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये जो है 11 में से 9 जीते। फिर उसके बाद नगर पालिका के चुनाव हुए, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें हम जीते। भाई 11 में से 9 पे भी तो कुछ कहो ना। शैलेंद्र त्रिवेदी जैसा इतना सुधी प्रवक्ता हमारे साथ में है और वो बता रहा है कि भरोसा तो हमारे साथ में है, तो वो भरोसा कहाँ गया था? पुलवामा की घटना ने उस समय जनमानस को जिस तरीके से प्रभावित किया जी। और जब केंद्र की सत्ता का प्रश्न होता है तो भाजपा का मैनेजमेंट जो इन विधानसभा चुनावों में दिखा उससे कई गुना ज़्यादा तेज हो जाता है। तो कुल मिला के दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर है। पर मैं गिरिजा जी के पास जाना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के इस महापौल के संदर्भ में, जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट तौर पर जनादेश है, कांग्रेस की स्पष्ट तौर पर सरकार है महापौल के अंतर्गत, लेकिन बहुमत से कुछ ज्यादा पर। गिरिजा जी, ये रियलिस्टिक लगता है मुझे जी। देखिए, जो 18 में जो चुनाव परिणाम आए थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो एक कोई लहर चल रही कांग्रेस की, जबकि वैसी स्थिति थी नहीं। वो एक अनप्रेसिडेंटेड चुनाव था और जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि लोगों की नाराजगी जितनी बीजेपी के साथ है उससे अधिक जो बीजेपी का चुनाव नहीं लड़ने जैसा जो माहौल था वो दिख रहा था। जो महापौल में जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े जाहिर है कि उसमें एक बात साफ दिखती है कि पिछले लगभग साल भर से बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया, कोई बड़ा नाम नहीं दिया अपने अगुवाई करने के लिए, लेकिन जो एक कंसोलिडेशन अपने वोट का किया, जो अपने जो वोट शेयर उनका था उसको बढ़ाने का भी काम किया, उसको कंसोलिडेट करने का भी काम किया। आप देखेंगे ट्राइबल इलाके में बहुत फोकस बीजेपी ने किया और वहां कोशिश की बीजेपी ने कि जो कांग्रेस को एक तरफा जो ट्राइबल सीटें थी उन ट्राइबल सीटों पर जो पिछले चुनावों में जो बीजेपी को बढ़त मिलती रही है उसको कम से कम वो वापस रिगेन करे। और ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के उसको यदि बाइफरकेट करेंगे थोड़ा और यदि माइक्रो उसमें जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आदिवासी वोटों पर या आदिवासी सीटों पर जो एक तरफा बीजेपी कांग्रेस का जीत थी पिछले चुनाव की वो कहीं टूटती हुई नजर आएगी और वहां पर बस्तर हो चाहे सरगुजा हो बीजेपी कहीं इनरूट करते हुए दिखेगी। जो ओबीसी फैक्टर है यदि हम माइक्रोस को देखेंगे जाके ये अलग अलग वर्गों ने अलग अलग एरिया में किस तरह से अपने ओपिनियन जाहिर किए हैं तो साफ दिखता होगा इसमें कि ओबीसी वोट काफी हद तक जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखेगा, आदिवासी वोट जाता हुआ दिखेगा और उसका ये परिणाम है कि बीजेपी 15 की तुलना में यदि वो अपनी सीटों को दुगने से अधिक करती दिख रही है तो ये उसके जो चुनावी मेहनत की गई है पिछले साल भर में ये उसका परिणाम है। कांग्रेस जो है अपने भरोसे के नाम पर ओवर कॉन्फिडेंस में पहले भी थी और इस चुनाव के दौरान भी ओवर कॉन्फिडेंस में दिखी और जाहिर है
तो 71 जो सीट उनको मिलना या 68 मिलना, ये बहुत उनकी जो वोट बैंक जो उनका है या उनका जनाधार जितना है उसके लिहाज से वो अधिक था। यदि वो 50 सीट के आसपास, 55 सीट के आसपास भी आती है तो ये बहुत रियलिस्टिक होगा। 48 सीट आना, इसका मतलब ये कहीं दिखाता है कि लोगों ने जो सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही थी, जिस भरोसे की बात की जा रही थी, वो भरोसा या वो उपलब्धियां को उसी रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। एंटी इनकम्बेंसी मुझे तीनों राज्यों में नजर नहीं आती। जो भी सरकारें, चाहे बीजेपी कांग्रेस जिसकी भी हो, यदि वो सरकार में लौट रही तो भी और सरकार में नहीं लौट रही तो भी उनकी सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं गिरिजा जी एक बात के साथ में इस विषय को कंक्लूड करूंगा, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। टीएस सिंहदेव जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के सर्वकालिक महानतम बल्लेबाज माने जाते हैं। उनका औसत भी 99.94 था, पर उन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी, 13 शतक 3 बार या 4 बार ही लगाया। तो हमारा जो 2018 में प्रदर्शन था वो 13 शतक का था। हर पारी में 13 शतक नहीं लगता। आपसे जानना ये चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत संगठन हो, नरेंद्र मोदी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व हो, अमित शाह जैसा कुशल रणनीतिकार हो, और उस परिस्थिति के बीच में कांग्रेस एग्जिट पोल में अपनी सरकार बचा पाने में सफल दिख रही हो, तो इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे? क्या ये अपने आप में चमत्कारिक उपलब्धि के तौर पर आप देखेंगे या एक सामान्य घटना के तौर पर आप देखेंगे? अब पिछले कुछ सालों से देखेंगे, खासकर 21st सेंचुरी में जी, तो सरकारें बचाना अब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं रही जी। आमतौर पर पहले जो है वो सरकारें हर 5 साल में बदल जाती थी, और उस 5 साल के कार्यकाल में भी एक ही पार्टी की सरकार में 2-2, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदले जाते थे। कांग्रेस की सरकार 21वीं सदी में ही सही बना पाना अपने आप में चमत्कार। गिरिजा जी, यहां तो सरकार बचती हुई दिख रही है, फिर भी आप चमत्कार मानने से इनकार कर रहे हैं। दिख रही है तो उसको मैं बहुत बड़ा चमत्कार मैं नहीं मान रहा हूं। मैं जी। इसलिए कह रहा हूं कि सरकारों का रिपीट होना अब भारतीय राजनीति में बहुत आम चलन हो गया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी। गिरिजा जी, मैं फिर दोहराता हूं, नवीन पटनायक लगातार बने हुए, चंद्रशेखर राव लगातार बने हुए, ममता बनर्जी लगातार बनी हुई, पर कांग्रेस जो बारी बारी से हारने के कीर्तिमान हर राज्य में स्थापित कर रही हो, वहां छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एग्जिट पोल उस कांग्रेस की सरकार के बने रहने की कहानी अगर दिखा रहे हैं, फिर से सवाल को दोहराता हूं, तो इसको आप बेहद सामान्य दृष्टि से देखेंगे या कुछ असामान्य इसमें दिख रहा है आपको? कांग्रेस के लिहाज से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती रही हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में जब बात करें अलग अलग राज्यों की, तो सरकारों का रिपीट होना कोई बहुत नई बात नहीं रह गई है। सवाल यह है कि जो सरकारें रिपीट हो रही हैं वो उनका जो रिकॉर्ड है वो उस तरह का रिकॉर्ड कांग्रेस का नहीं रहा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पहले भी रही है, तो लगातार सरकार में रिपीट होती रही हो, ऐसा नहीं हुआ है। यदि इस बार भूपेश बघेल की सरकार रिपीट हो रही है तो उसके 2 कारण हैं। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन दोनों राज्यों में बाइपोलर पॉलिटिक्स है। कई बार जो किसी पार्टी को सफलता मिलती है वो उसका अपना एडवांटेज ना होकर दूसरी पार्टी का डिसएडवांटेज का भी फायदा मिलता है। यदि बीजेपी पूरे 5 साल ठीक विपक्ष के रूप में काम कर रही होती, वहां पर स्टेट लीडरशिप को ठीक ढंग से प्रमोट किया गया होता, ठीक ढंग से कोई चेहरा दिया गया होता, जो बात हर राज्य में उभर के आ रही है कि राजस्थान में यदि बीजेपी वसुंधरा को या किसी को चेहरा देती और स्टेट लीडरशिप को इग्नोर नहीं करती, मध्य प्रदेश में भी जब बात करेंगे तो ये बात आएगी कि स्टेट लीडरशिप को जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए था, जो कांग्रेस ने किया, भूपेश बघेल को, गहलोत को, कमलनाथ को, उस तरीके से बीजेपी ने नहीं किया प्रमोट। तो एक कारण कांग्रेस की सरकार के रिपीट होने का ये बीजेपी की जो अपनी रणनीतिक असफलता है उसका भी बड़ा योगदान है। उसका भी बड़ा योगदान है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस बनाए रखने में सफल होती है तो वह अपने आप में असाधारण घटना तो होगी। लेकिन आज का एग्जिट पोल दोनों
पार्टियों के संदर्भ में कढ़ाई चढ़ाए रखने के लिए संदेश दे रहा है। देखें अब कढ़ाई में तेल कौन ज़्यादा डाल के रखता है, शैलेश जी या संतोष जी। बहरहाल हमारी दोनों को शुभकामनाएं। समय एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक पर जाएगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों पर चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे। बहरहाल एक छोटे ब्रेक के लिए मुझे दीजिए याद, लौटते इस ब्रेक के बाद।